बाजार बोलता है। बाजार बोलने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एफआईज डीआईज का डेटा। उसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल इंडिसेस, फिर टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एक बार शुरुआत करते हैं एफआईज डीआईज का डेटा पढ़ने से। तो एफआईज ने कल क्या किया, डीआईज ने कल क्या किया। तो कल के सत्र में डीआईज अगेन खरीदते हुए नजर आए, एफआईज भी खरीदते हुए नजर आए। तो यहाँ पर एक जो फ्राइडे का माहौल था नेगेटिव, उसको काफ़ी हद तक सबसाइड किया है दोनों ही इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने। और डीआईज अपनी बाइंग कर रहे हैं, एफआईज अपनी बाइंग कर रहे हैं और अच्छी खासी बाइंग की है। कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है कि 200-400 करोड़ 500 करोड़ का हो। 1757 और 1176 करोड़, तो लगभग 2900 करोड़ की बाइंग अगेन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने कर डाली है। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहे हैं, किस तरह से वहाँ की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। तो अमेरिकन मार्केट में तो कल एक शानदार बाउंस बैक दिखाई दिया। परसों जितना गिरा लगभग उतना ही रिकवर हो गया। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हम कह सकते हैं कि डाउ जोन्स में देखने के लिए मिली। शंघाई अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर बहुत तरह की स्टिमुलस की बातें हो रही हैं। हैंसेंग में पॉजिटिव रुझान है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। निकाई अगेन 53 अंक की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी तेज बढ़त नहीं है कि इसको ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाए। कोस्पी फ्लैट है ऑन द नेगेटिव साइड, करीब 0.25% गिरा हुआ है। इनफैक्ट 7 अंक नीचे है कोस्पी का इंडेक्स। तो मिले जुले संकेत हैं। अमेरिका से एक अच्छी रिकवरी का संकेत जरूर मिला, लेकिन एशियन मार्केट्स पर उसका खास असर नहीं मिला। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो गेनर्स की लिस्ट में जो टॉप पर बना हुआ है आज, वो है पेटीएम। इस पर बात भी करेंगे। 8% ऊपर है काउंटर। ग्रेविटा 6% ऊपर। टीआई यहाँ पर करीब 5.5% ऊपर। आलूवाली कॉन्ट्रैक्ट करीब 5% ऊपर। सुप्रजीत इंजीनियरिंग करीब 5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, किन काउंटर्स में आज एक फ्लैटिश मार्केट में नेगेटिविटी कहां पर है। तो सिम्फनी यहां पर करीब 5% की गिरावट। ऑयल इंडिया 3.5% नीचे है। एसबीआई लाइफ 3%, एनआईएसीएल 3%, एचडीएफसी लाइफ यहां पर करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्या है ग्लोबल खबरें जिनका कि इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के बाज़ारों पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट शुरू करता है जनरली। एशियन मार्केट की शुरुआत उसी के क्यूज़ को देखकर होती है। तो अमेरिकन मार्केट में तो हमने देखा कि तेज रिकवरी देखने के लिए मिली। वहाँ पर आईटी शेयरों में एक अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट था कि कमोडिटी की प्राइजेस में भी कल इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हमने क्रूड ऑयल की कीमतों में देखा, सोना चांदी और जो जितनी भी बेस मेटल्स थी सभी की कीमतों में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी, 1 से 2% की। महेश सर, कोई काउंटर जो आपके जहन में आता हो, चूंकि 18 तारीख को फेड की मीटिंग है, 25 बेसिस पॉइंट हम मान रहे हैं कि मार्केट में डिस्काउंटेड है, लेकिन मेटल काउंटर ऑलरेडी इतने टूटे हुए हैं ज़्यादातर कि वो अपने हाई से अभी भी 20-20, 30-30% नीचे है। शायद लगता नहीं कि उन्होंने अभी अपने को डिस्काउंट किया है फेड रेट की मीटिंग के लिए। सर, 25 बेसिस पॉइंट होता है या 50 बेसिस पॉइंट होता है, किस तरह से रिएक्ट करेंगे कमोडिटी स्टॉक्स? मेटल के अंदर रेट के साथ में चाइना के डेटा भी इम्पोर्टेंट फैक्टर कर रहे हैं। रेट का आउटकम पॉजिटिव है, लेकिन वो चाइना के जो खुद की डेटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं पे मेटल को फैक्टर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा वहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। बट होप कि वो चाइना ऐसा कंट्री है, वहाँ पे एक रिकवरी जो मोड है वो भी फास्ट होता है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे भी एक स्लोली रिकवरी वापस से होने को देखने को मिलेगी। और उसके हिसाब से कमोडिटीज के भाव जो है वापस से एक रेंज बाउंड होने के पूरे पूरे चांस अपने को लग रहे हैं। तो मेटल में स्पेसिफिक ओपन वही है, हिंडाल्को है, आपका टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अपन ध्यान बना के चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे मेटल सेक्टर जो है अपने इंडियन जो मार्केट के हिसाब से भी है, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पे उसके अंदर मेटल सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो चल रही है। तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। तो ओवरऑल मेटल में बाय ऑन डिप के सिनेरियो के हिसाब से अपना ध्यान बनेगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, तो ये कितना बनता है कि स्टेबलाइजेशन होने के बाद में वापस से जैसे जैसे अपट्रेंड ट्रेंड चालू होगा, तब वहां से एक बाइंग बना के चला जा सकता है। फिलहाल बाय ऑन डिप का सिनेरियो मेटल में है, हमारी वॉच लिस्ट में है ये सारे मेटल सेक्टर। और मेटल में स्पेसिफिक ध्यान भी रहता है कि कब इसके अंदर स्टेबलाइजेशन होके वापस से अप मूव करेगा। फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, थोड़ा सा और टाइम देंगे इसके ऊपर, वापस से इसको वेट करेंगे कैसे ये मूव करते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे। सर, तो रडार पर कौन से शेयर हैं आपके, मेटल में या क्रूड ऑयल से जुड़े हुए,
जो भी स्टॉक्स हों, जो एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनमें कौन है आपकी रडार पर सर, कौन कौन से शेयर? देखिए, क्रूड डाउन का सीधा सीधा फायदा पेंट कंपनीज को हो रहा है, तो पेंट कंपनीज के अंदर थोड़ा सा स्पेसिफिक ध्यान दिया था। और पेंट कंपनीज के अंदर वापस एक जैसे एशियन पेंट देखे तो काफी टाइम से वो एक रेंज बाउंड था, जो उनका कंपटीशन के हिसाब से जो एक लग रहा था कि वहां पे ज्यादा कुछ लगेगा, तो वहां पे कुछ ज्यादा इम्पेक्ट लगा नहीं। तो वहां पे एक ध्यान बना हुआ था, बर्जर पेंट में ध्यान बना हुआ था। तो ये स्पेसिफिक कुछ काउंटर है वहां पे ध्यान बने हुए थे। अब मार्केट में थोड़ी सी चीजें ऐसी हो गई, वहां पे काउंटर चूज करना भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो गई थी। आप जैसे आप आज आपके टॉप गेनर में पेटीएम भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे जी एक ट्रैक्शन वैसी चीजें हो रही है कि जहाँ पे यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, डिस्कस भी करना चाहूंगा कि ये काउंटर में अब यहाँ से इसकी बैलेंस शीट के अंदर सुधार करने के लिए कंपनी फोकस कर रही है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो काम कर रहा है। और बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे पेटीएम के अंदर डेवलपमेंट है, काफी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मार्केट के प्लेयर है उसको फैक्टर भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ काउंटर है जहाँ पे एक स्टॉक स्पेसिफिक जो है चर्निंग अपने को देखने को मिल रही है, और अपसाइड मोमेंटम जी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। अब ये काउंटर में जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट के अंदर इसको रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। पेटीएम में स्पेसिफिक जो अभी का एक जो सेल का जो अनाउंसमेंट था वो एक पॉजिटिव था, उसके हिसाब से उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव होगी पूरी पूरी। और आगे भी उनकी प्लानिंग जो है, फोकस उनका जो है बैलेंस शीट सुधार के दिशा में चल रहा है। तो वहां पे लगता है कि ये यहाँ से भी एक पॉजिटिव रहेगा। ये अगर कोई भी डिप में मिलता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट को 560 से 575 की रेंज में थोड़ा सा बाइंग भी कॉल भी दिया। तो ये ऐसे कुछ काउंटर है जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बनना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेटल में जी बिल्कुल। वापस से आऊंगा कि हिंदुस्तान कॉपर में भी ध्यान रखा जा सकता है, थोड़ा सा ओके, लॉन्ग टर्म। तो हिंदुस्तान कॉपर में ध्यान रखा जा सकता है, मतलब क्या करना है, प्लस कर लें? नहीं, बाय ऑन डिप का वहां पे एक एक्यूमुलेशन जो है वो वही एक्यूमुलेशन करके चलना है। इससे काउंटर है जहाँ पे अपने को थोड़ा सा अगर कोई मेटल का एक डाउन टर्म हो रहा है तो वहां पे वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जी ऐसे काउंटर में थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल। कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं। श्वेता जी का सवाल है, 6 महीने के हिसाब से कोई शेयर सजेस्ट करने के लिए। मैम हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि हम लास्ट में सेगमेंट में लेते हैं। महेश सर हमें बताएंगे ज़रूर कि कौन सी कॉल लेनी है। एक सवाल है आरती शाहू जी का। ये पूछ रही हैं कि सर गार्डन रीच और कोचीन शिपयार्ड में काफ़ी लॉस हो रहा है, इनको लॉस बुक कर लें? हालांकि मैम आई विल रिक्वेस्ट कि आप अगर रेट्स भी लिख देते इन दोनों शेयर्स के तो आसानी होती कि आपका लॉस कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बन जाती। लेकिन फिर भी हम सर से पूछ लेते हैं। और इन्होंने पूछा कि क्या वेट करना चाहिए सही टाइम पे एंट्री के लिए? महेश सर क्या करें, अगर लॉस हो रहा है बुक कर लें या सही टाइम की एंट्री का वेट करें या अभी होल्ड कर लें दोनों शेयर्स को? ठीक है, हमारा पहले भी हमारा काफी टाइम से इसके अंदर सजेशन रहा था। हमने यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दी थी। अभी भी ट्रेंड उतना पॉजिटिव नहीं बना हुआ है, एक साइडवेज टाइप का लोअर साइडवेज कंसोलिडेशन का वेज बना हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट बुक करना है या फिर अगर लॉस भी छोटा मोटा, अगर थोड़ा ही लॉस है तो ये लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। और अगर बड़ा है तो फिर इसको होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा है तो फिर आप एक बार का बुक करके दूसरे काफी सारे काउंटर है जहाँ पे अपने को मोमेंट मिलता है वहां पे कर सकते हो। 1620 के हिसाब से इस काउंटर को आप एक स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर वो ब्रेक करता है तो वापस फर्दर अगर डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकती है गार्डन के हिसाब से। तो पर्टिकुलर ये है, अगर छोटा मोटा कोई लॉस है तो आप बुक कर लीजिए और दूसरे काउंटर में स्विच कर लीजिए। बिल्कुल। एक हमारी दर्शक हैं शर्मी जोशी जी, वो पूछ रही हैं जीएमआर इंफ्रा पर 92 की बाइंग की हुई है इन्होंने, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 62 की बाइंग की हुई है। शॉर्ट टर्म का व्यू है सर, प्लीज़ बता दें क्या करना है? देखिए, दोनों काउंटर में पॉजिटिव व्यू है। और अगर आपका व्यू थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, दोनों ही काउंटर बढ़िया है, आपको अच्छे रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी बाजार के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चालू है तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। बट दोनों ही काउंटर के अंदर अपनी स्पेसिफिक बाइंग की सलाह रहेगी और यहाँ से एक अपसाइड मिलेगा आपको। कंपेयर टू अदर मार्केट जो है वहाँ पे स्लो मिलेगा, बट आपको यहाँ पे एक रिटर्न जो है मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और दोनों ही काउंटर बढ़िया है। जी। अ, एक हमारे दर्शक हैं चौधरी जी, ओएनजीसी में पूछ रहे हैं सर 333 के लिए हुए हैं, क्या करना है?
फिलहाल काउंटर में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा और गहरा सकता है। तो अब इनकी बाइंग जो है हायर रेंज की है। थोड़ा सा अब यहाँ से इतना लॉस बुक करने के लिए भी फायदा नहीं बनेगा। एक स्टॉप लॉस जो है 280 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा के अभी ट्रेड को होल्ड करिए। और या फिर अगर आपको लगता ही है कि थोड़ा और डाउन ट्रेड मिलता है 280 के करीब, तो फिर अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो फिर वहां पे 280 से नीचे जाते हैं तो वापस से एवरेज कर लीजिएगा। नहीं तो अगर जी शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 280 का स्टॉप लॉस जो है वो लगाना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा लॉस बुक करने का तो सजेशन नहीं रहेगा, बट स्टॉक में डाउन टर्म है, वापस से लगता है कि रीबाउंड होगा, बट थोड़ा टाइम ले सकता है आपके भाव आने में। जी। ऐसे तो कहते हैं कि महिलाएं ज्वेलरी में डायरेक्टली निवेश करके पैसा मतलब अपनी वेल्थ को बढ़ाती हैं, लेकिन हमारी दर्शक इस तरह की हैं कि वो ज्वेलरी के शेयर से भी पैसा कमा रही हैं। रितु शर्मा जी का सवाल है सर, TVZ त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी, इसके इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 168 के, और PC ज्वेलर के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 93 रुपीज़ के। दोनों शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनके लेवल से। तो PC ज्वेलर तो करीब 40% का रिटर्न दे रहा है, और TVZ भी करीब 100 रुपीज़ अप है। क्या करना चाहिए सर, प्रॉफिट बुक कर लें या अभी होल्ड करें? नहीं, दोनों ही शेयर ज्वेलरी के स्टॉक्स अभी बढ़िया कर रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। दोनों ही शेयर होल्ड करने चाहिए। पीसी ज्वेलर में स्पेसिफिक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे क्लाइंट्स को हमने 65-67 की रेंज में हमने सजेस्ट किए थे, वहां से वो डबल हो चुका है। फिर भी यहाँ से एक ऑप्टिमिस्टिक है, यहाँ से थोड़ा और अपसाइड जो है ज्वेलरी के स्टॉक्स में पर्टिकुलर अपने को देखने को मिलेगा। और चीजें पर्टिकुलर ये सेक्टर के लिए जो चीजें हैं वो काफी पॉजिटिव हो चुकी है, तो ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए अभी भी यहाँ से भी एक पॉजिटिव नजरिया बना हुआ है। और थोड़ा टाइम और इसको होल्ड करेंगे तो शायद ये आपको और अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल। ज्वेलरी की बात हुई सर, लग्जरी में दूसरी चीज़, आजकल मोबाइल भी हो गया, वो एप्पल का मोबाइल हो हाथ में तो थोड़ा उसको लग्जरी क्लास माना जाता है। एप्पल 16 लॉन्च किया है, उसमें कुछ फीचर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो AI का उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया है। दूसरा, कार को अनलॉक करने के लिए भी उसमें सिस्टम दिया हुआ है। महेश सर, कैसे देख रहे हैं एप्पल का शेयर कल लॉन्च होने के बाद अमेरिकन मार्केट में थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, हालांकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो थी कि एप्पल के 16 वाले मोबाइल में, क्योंकि जो इनके 13, 14, 15 गए हैं, ये मोबाइल बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हुए हों, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि एप्पल का 13 यूज़ कर रहे हैं, 14 यूज़ कर रहे हैं, 15 यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनको नज़र नहीं आया जितनी कि वो प्राइस पे कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू प्राइस अगर हम देखें तो। लेकिन अब 16 में थोड़े से फीचर्स अलग दिए गए हैं, AI प्लस कार अनलॉक, तो थोड़ा सा एक अलग फील आता है। कैसे देखना चाहिए सर, इनकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है रेडिंगटन इसको, या बाकी मोबाइल प्लेयर्स जैसे डिक्सन टैक और जो दूसरी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल बनाती हैं? नहीं, फीचर्स जो है उसमें काफी फीचर्स चेंज हुए हैं थोड़े बहुत। अपन देखेंगे उनका एक वॉइस का सिस्टम भी एक चेंज हुआ है, बाकी आप देखेंगे दूसरे सिस्टम जो है वो भी एक चेंजेस किए हैं। हालांकि ये कुछ टाइम के बाद में वापस एक एप्पल के शेयर जो है एप्पल में एक अपग्रेडेशन मॉडल जो है वो आते रहते हैं। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव नजरिया है। और रेट्स भी जो है आप देखेंगे तो एक नॉर्मल रेंज वाले भी वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल नजरिया ये है कि इससे भी फायदा होगा। और ये वापस से जो अपग्रेडेड मॉडल आते हैं वो उसके कारण से उनकी सेलिंग में भी एक अपसाइड जो है वो देखेगा। आप देखेंगे रात को अच्छे खासे ट्रेंड भी चल रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे एक लगता है कि इसकी वजह से बाकी सारे जो कंपेरेटिव प्लेयर प्लेयर है उनको कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे फायदा जो है आने वाले दिनों में मिल सकता है। जी। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, शफीक अंसारी जी। अंसारी जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड जी, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, मेरे पास ऑयल इंडिया के 615 की भाव पे जी। 25 शेयर हैं, ओके। और जुपिटर वेगन्स के 509 के भाव पे सर 20 शेयर हैं। ओके। तो मेरा सवाल ये था कि सर अगर और गिरता है ये शेयर तो मैं ऐड कर सकता हूँ, और जुपिटर 4 वैगन महीने का और गिरता नजरिया है है सर तो मेरा। तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल हाँ इंडिया तो सर आपके हाँ, भाव पर ही है। हाँ, भाव पे है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा 4 महीने का नजरिया है। ओके। अगर और गिरे तो क्या मैं इसको और ऐड कर सकता हूँ? ठीक है। नजरिया 4 महीने का है। ठीक है, पूछ लेते हैं। महेश सर, ऑयल इंडिया, जुपिटर वैगन, ऑयल इंडिया तो भाव भाव है और जुपिटर वैगन थोड़ा नीचे है। सर अगर नीचे और गिरते हैं तो ऐड कर सकते हैं क्या 4 महीने का व्यू?
जुपिटर वैगन आपको ऐड करना है तो थोड़े भी डाउन टर्म में ऐड किया जा सकता है। ऑयल इंडिया फिलहाल ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। जुपिटर ओके। वैगन आप थोड़ा भी डिप मिलता है तो वापस से ऐड कर सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर काफी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और वो लगता है कि वापस से एक अपसाइड मोमेंटम धीरे धीरे वापस कैप्चर करेगा। तो जी जुपिटर वैगन थोड़ा और डिप का वेट करिए, उसके बाद में आप ऐड कर सकते हैं। जी। कुछ और खबरें सर। टाटा मोटर्स ने कार के दाम 2 लाख रुपए तक घटा दिए हैं और उन्होंने काफ़ी अपने वेरिएंट्स में अलग अलग प्राइस कट किए हैं। हालांकि पंच में उन्होंने दाम नहीं घटाए हैं, बाकी ज़्यादातर वेरिएंट्स में उन्होंने दाम घटाए हैं। कैसे देख रहे हैं सर बाकी कार कंपनीज़ को, क्योंकि फेस्टिव सीज़न के लिए तैयारी माना जा रहा है टाटा मोटर्स की, और इसमें माना जा रहा है कि अक्टूबर में तक ही ये रहेगा। तो अक्टूबर की सेल बढ़ाने के लिए, यानी कि फेस्टिव सीज़न को पूरी तरह से इन्होंने माइंड में रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेंट्री को ये ख़त्म करेंगे। बाकी कार कंपनीज़ पर भी ये प्रेशर होगा प्राइस कट करने का, या टाटा मोटर्स इसका पूरा बेनिफिट उठा कर ले जाएगा? ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले ही अपने कुछ मॉडल्स के अंदर प्राइस कट कर चुके कुछ दिन पहले। अब टाटा मोटर ने भी किया है। तो हो सकता है ये अपने को थोड़ा बहुत दूसरे जो प्लेयर है वहां पे टीवीएस के अंदर भी है, बाकी सारी जो धीरे मारुति छोटी मोटी जैसे। मारुति है, तो थोड़े थोड़े सब जगह पे अपने को डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अब बड़ा डिस्काउंट जो है शायद बाकी जगह पे देखने को शायद ना मिले, बट थोड़े थोड़े डिस्काउंट जो है फेस्टिव सीजन के हिसाब से अपने को देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री जो है उनको सबको क्लियर करने के हिसाब से थोड़े थोड़े डिस्काउंट एक्सपेक्टेड है सबके अंदर। तो ये रूटीन वाला है थोड़ा सा, कोई कोई मॉडल में जहाँ पे उनकी इन्वेंट्री ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है उसको कम करने के हिसाब से, लिक्विडिटी बढ़ाने के हिसाब से ये करते रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि नया कोई मॉडल भी लॉन्च करना है तो इन्वेंट्री कम होती है, तो फिर उसके हिसाब से नए मॉडल भी, अपकमिंग मॉडल की भी तैयारी हो जाती है। तो ये रूटीन है और बाकी वालों के अंदर भी अपन थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर शेयरों में क्या करना है? शेयरों के अंदर बाई ऑन डिप का सिनेरियो बना के चलिए। ये कौन अपना से शेयर में इकोनॉमी, सर? कौन सा शेयर? बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा स्पेसिफिक यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। आपको लगे ओके। तो टाटा मोटर स्पेसिफिक यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा अब मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है तो थोड़ा डिप का वेट कर लीजिए। अभी मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, वहां पे आपको एक एक डिप मिलेगा हर काउंटर के अंदर, तो वहां पे एक डिप का सिनेरियो में आप अपॉर्चुनिटी यूज कर लीजिए। ऑटो स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो की सेल्स जो है काफी बढ़िया है, नंबर काफी बढ़िया आ रहे हैं। फेस्टिव की सीजन के हिसाब से भी हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं भी इनकी इन्वेंट्री के क्लियर होगी और जी थोड़े से नंबर्स जो है अच्छे आने की उम्मीद है। तो ऑटो स्पेसिफिक है, ऑटो कंपोनेंट है, ये दो काउंटर जो है वहां पे अपने को एक अच्छा खासा अप मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। तो जी। ये ऑटो में बाई बिल्कुल ऑन डिप बना के चलिए। टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है स्पेसिफिक, अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर आप बाय डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, महेश सर का ऐसा मानना है। सर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टायर कंपनीज पर जुड़ता हुआ आया है, वो है कि कंपनियां अगले हफ्ते से 2% दाम बढ़ा सकती हैं। हालांकि ये प्राइस हाइक बहुत बड़ा नहीं है, 2% का प्राइस हाइक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लगातार पिछले 2-3 महीने से दाम बढ़ा रही हैं और ग्रेजुअली इस तरह से ही बढ़ा रही हैं। तो अगर इफेक्टिव जो प्राइस हाइक देखें तो ये ठीक ठाक आ जाएगा, 5 से 6% तक आ जाएगा। सर सीएट, अपोलो, एमआरएफ, जेके टायर, गुडियर, बालकृष्णा, इनमें से कोई काउंटर आपको समझ आता है टायर कंपनीज में जो कि अच्छा लग रहा हो, या रबड़ मैन्युफैक्चरर लाइक हैरिसन मलयालम, जो कि इन सब बहुत सारी कंपनीज को रबड़ प्रोवाइड कराती है टायर बनाने के लिए, इनमें कोई है काउंटर आपकी पसंद में? दो दो काउंटर है, जेके टायर, अपोलो टायर, ये दोनों ही पसंद आ रहे हैं। यहाँ से भी अगर इसको बाइंग करनी है तो स्पेसिफिक बाइंग की जा सकती है। जेके टायर और अपोलो टायर का दोनों का टेक्निकल सेटअप भी बढ़िया है। तो जेके टायर का जो सेटअप बना हुआ है वो 440 से 460 की ओर चल रहा है और नीचे का स्टॉप लॉस 402 का बना सकते हैं। मीनवेल अपोलो टायर का भी सेटअप पॉजिटिव है, उसके अंदर 505 के करीब स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड है तो कंटिन्यू कर सकते हो। 535 से 550 तक के लेवल जो है अपोलो टायर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्रूड डाउन के हिसाब से भी पॉजिटिव है, इंक्रीज करने के हिसाब से भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लगता है कि ये टायर सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवनेस रहेगा। बड़ी जो है कंपनीज है तो वहाँ पे थोड़ा कम अपने को प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, लेकिन ये जेके टायर और अपोलो टायर में स्पेसिफिक ध्यान रखा जा सकता है। जी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, जो कि हमने कल देखा, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें दो खबरें इम्पॉर्टेंट आई। उसमें था सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैंसर की दवाई पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
अब जो भारत में जो कैंसर की दवाई बना रही हैं कंपनीज, उनके लिए एक पॉजिटिव खबर की तरह देखा जाए सर, एस्ट्राजेनेका, एबॉट इंडिया, जाइडस लाइफ, बायोकॉन, एल्कम लैब, सिप्ला, ये सारी कंपनियां कैंसर की दवाइयां बनाती हैं। इनमें से कोई आपकी पसंद की जीएसटी कट हो गया तो जो हम ग्लोबल मार्केट से दवाइयों का इंपोर्ट करते थे, हालांकि वो ऑलरेडी बहुत महंगी थी लेकिन तब भी इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि इंडियन कंपनीज के लिए एक एनकरेजिंग पॉइंट बन गया कि आपको जीएसटी कम देना पड़ेगा, तो ये कितना पॉजिटिव होगा सर इन सभी कंपनीज के लिए? नहीं, जायडस है, एस्ट्रल है, ये दो काउंटर है, वहाँ पे एक पॉजिटिवनेस इसकी वजह से बन सकता है और ये कंटिन्यू पॉजिटिविटी रहेगा। हालांकि ये कैंसर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का फोकस वहाँ पे है, तो उतना अपसाइड अपन नहीं देखेंगे, बट थोड़ा अपसाइड जो मोमेंटम है यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। जीएसटी से रिलेटेड बात करिए तो अगला पॉइंट मैं ऐड कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ने शायद नमकीन के ऊपर भी एक बिल्कुल सर, जीएसटी। मेरा अगला पॉइंट यही था कि जीएसटी में नमकीन पर जो उन्होंने जीएसटी है वो 18% से घटाकर 12% की है। आज बीकाजी फूड का काउंटर 3.5%, 3.25% ऊपर भी है। सब वरुण बेवरेजेस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? डेफिनेटली ये सारे काउंटर के अंदर अपने को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनके सेल्स के नंबर भी थोड़े बढ़ सकते हैं और कंपनीज को बेनिफिट भी होगा। तो ये स्पेसिफिक बीकाजी है, प्रताप स्नैक्स है, बाकी सारे काउंटर जिसको नमकीन की जो पे है, वरुण बेवरेज है, ये सारे काउंटर को अपने को अंदर एक मीडियम टू शॉर्ट लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेनिफिट अपने को देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर में आप स्पेसिफिक अपने ध्यान रखा जा सकता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर बीकाजी है यहाँ पे। अब वर्क प्रिविलेज है ही ऑलरेडी। तो बाकी जो भी काउंटर है ये पर्टिकुलर सेक्टर में उस पे ऊपर फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो यहाँ पर नमकीन सस्ती हो गई है, कैंसर की दवा भी सस्ती हो गई है, तो ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। हालांकि सीट जो गाड़ियों में सीट लगती हैं उस पर जीएसटी बढ़ा है, 18% से बढ़कर 28% हुआ है। सब भारत सीट्स जैसी कंपनीज पर क्या असर होगा? थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट बढ़ सकता है थोड़ी को हिसाब से, बाकी इतना लंबा इम्पैक्ट भी नहीं लगेगा। बाकी थोड़ा इम्पैक्ट तो हो ही सकता है क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो आपको रेगुलर रिक्वायरमेंट है वो तो लेनी पड़ेगी, बट थोड़ा इम्पैक्ट तो एक बार प्राइस में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो सवाल आ रहा है अमित शर्मा जी का, SW सोलर पर सर बाइंग प्राइस है इनका 803 रुपये, क्या करना चाहिए इनको? देखिए सर, अभी फिलहाल कंपनी में होल्ड ही कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से फिलहाल कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है एग्जिट करने की सलाह, क्योंकि लॉस अगर ज्यादा है तो एग्जिट करके फायदा नहीं, बट थोड़ा टाइम इसको और देना पड़ेगा, तो होल्ड करिए आप। होल्ड कर सकते हैं। रेनू गोयल जी का सवाल है सालासा टेक पर, सर क्या करना चाहिए, टारगेट बता दीजिए, ये पूछ रहे हैं। नहीं, फिलहाल स्टॉक्स को मैंने काफी दिन से ट्रैक नहीं किया तो मैं फिर इसको स्किप करना चाहता हूँ। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है एडीएफ फूड पर। हालांकि एडीएफ फूड पर अंशुल जी ने कॉल दी थी और उसको लेकर काफ़ी लोग ने पैसा भी कमाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फंस गए हैं। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि जिस दिन उन्होंने कॉल दिया था वो काउंटर काफ़ी तेज़ चला था, 10-15% चल गया था। लेकिन इन्होंने सर एडीएफ फूड 120 शेयर लिए हैं 267 रुपये पर, और अब ये नीचे आ गया 251 पर। प्लीज़ रिकमेंड करें सर, आपकी कोई रिकमेंडेशन है क्या एडीएफ फूड पर? ने 238 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड है तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ये स्टॉक्स का मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट रहता है और चलने का जो एक्शन भी है वो भी वैसा रहता है, तो जब चलता है तो एकदम फटाफट से चलेगा। तो 238 का एक स्टॉप लॉस लगा के फिर उसको होल्ड करिए और वापस से हो सकता है कि इनके भाव देखने को मिल जाए। जी। एक हमारे दर्शक हैं अनिल सोनकर, इन्होंने सर एनसीसी खरीदे हुए हैं कुछ शेयर, खरीदा हूँ 500 से, टारगेट बताएं सर, लॉस हो रहा है। आई डोंट नो, इन्होंने 317 खरीदा हूँ। इन्होंने सर एनसीसी खरीदा हुआ है, इनको लॉस हो रहा है फिलहाल। इन्होंने रेट दो अलग अलग लिखे हुए हैं। क्या करना चाहिए सर एनसीसी पर? देखिए, फिलहाल मार्केट के अंदर प्रेशर है तो आपको भी अपने स्टॉक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कंपनी वाइज एनसीसी जो है ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट वाइज अपन देख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर के और जो है कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से स्टॉक्स को होल्ड करिए, कोई दिक्कत फिलहाल दिखती नहीं, थोड़ा नजरिया बढ़ा लीजिए, 6 से 9 महीने का रखिए
तो आपको हो सकता है कि ये 350 से 360 तक के लेवल जो है आराम से दिखा सकता है। और फर्दर मेरा एक्सपेक्टेशन हमारा थोड़ा और ज्यादा भी है इसमें, तो जी होल्ड करिए, कोई दिक्कत फिलहाल लगती नहीं। जी सर, एक खबर इरिडा, एसजेवीएन और जीएमआर एनर्जी पर है। इरिडा ने नेपाल में हाइड्रो पावर के लिए एसजेवीएन और जीएमआर से करार किया है। 900 मेगावाट का पावर प्लांट ये लगाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं सर, इन तीनों ही काउंटर में कोई आपको अच्छा लगता है क्या? देखिए, इरेडा में हमारा स्पेसिफिक ध्यान रहता है। आज इरेडा में अच्छा खासा मोमेंटम भी बना हुआ है, और एक वो नीचे की रेंज से वापस से एक टेक्निकल भी देखें तो वापस अच्छा एक पुल बैक भी इरेडा के अंदर अपने को देखने को मिला। तो इरेडा स्पेसिफिक वैसे भी प्रिफर्ड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये कोई भी डिप के अंदर अभी कोई भी डिप आता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। कल शायद 222 223 की रेंज में आया था, वापस से ये कोई 222 से 225 की रेंज में दिखता है, तो फिर इसको बाइंग की वापस से हम लोग देख सकते हैं। और एसजेवीएन और जीएमआर में कुछ ठीक लग रहा है सर? इन दोनों काउंटर वैसे बढ़िया ही है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे रिटर्न बनेंगे, लेकिन कंपेयर टू बाकी सारे काउंटर शायद हो सकते हैं स्लो रिटर्न वहां पे जनरेट हो। ये जीएमआर अर्बन जो स्पेसिफिक है वहां पे अगर आपको चाहिए तो वहां पे एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से रखिए। और यहाँ पे हमारा बहुत टाइम से, मतलब पुराने टाइम से इसको ट्रैक किया हुआ है, तो ये स्टॉक्स के अंदर जो है आपको करना है थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए। यहाँ पे भी एक अच्छा रिटर्न जी अभी ये लेवल से भी अपने को देखने को मिल सकता है। जी सर, आज वेदांता में एक्स डिविडेंड हुआ है 20 रुपये का, क्या करना चाहिए? 20 रुपये काउंटर नीचे भी आ गया, 960 के करीब पर क्लोज हुआ था कल। आज 940 के माफ़ कीजिएगा 460 के करीब पर ये बंद हुआ था, और 440 के आसपास ये आ गया है काउंटर। 20 रुपये पूरे एडजस्ट कर लिए इसने। जिनके पास फ्यूचर था उनको 20 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। जिनकी जो कॉल होती है उनकी स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो 20 रुपये कम हो गई थी। तो ये सीधा बेनिफिट जो होता है ये सभी को मिलता है, लेकिन जो शेयर धारक है उसको 20 रुपये का डिविडेंड मिलता है, बाकियों को 20 रुपये की स्ट्राइक में या 20 रुपये का क्रेडिट मिलता है। महेश सर, 20 रुपये का डिविडेंड तो मिल जाएगा अब जिनके पास था। अब उनको आज होल्ड करना चाहिए 20 रुपये का डिविडेंड लेने के बाद, या अब बेच देना चाहिए, या वेट करना चाहिए? देखिए, ये सारे काउंटर आपको लगातार डिविडेंड दे ही रहे हैं, और ये सारे काउंटर में जो है बने रहने में फायदा मिलता है। और यहाँ पे वेदांता का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, मतलब डिविडेंड डिविडेंड के अंदर ही आपको अच्छा खासा बेनिफिट बना के दे देता है। तो ये सारे स्टॉक्स के अंदर कोई भी डिप आता है तो वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। आज के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी ये 470 के लेवल तक गया था, 473 के लेवल के ऊपर गया था एक दो दिन पहले। और वहां से इसने जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था तो 473 का लेवल टच किया था, तो वहां से ये नीचे आया। तो ये लेवल पे तो सेलिंग की तो एडवाइस रहेगी नहीं, बाय ऑन डिप का सिनेरियो यहाँ से भी बनेगा। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।